हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए एफआर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 जो है हमारा डिफिनीशन से रिलेटेड होता है और आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ये पेपर में पर्टिकुलर सिलेबस के तौर पे दिया हुआ है चैप्टर 2। पहला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे था, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है डिफिनिशनल पार्ट। तो चैप्टर 2 जो है वो डिफिनीशन के तौर पे है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में भी हम वैसे ऐसे टर्म्स को लेंगे जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एक्ट, अगर होगा एक्ट तो बोलता है एफआर में अगर कहीं भी एक्ट लिखा है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहला कि गवर्नमेंट का एक्ट है इससे रिलेटेड। दूसरी बात है कि अगर आप देखेंगे ना ये डिफिनिशनल पार्ट में इतना ही है। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है कि यूनियन टेरिटरी में जैसे हम लोग देखते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं वैसे यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट होते हैं, है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, नॉट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, करेक्ट। और कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी नियुक्त होते हैं। तो ये जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। जैसे हमारे होल कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और उसी तरह से स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, गवर्नर, है ना, गवर्नर होते हैं। उसी तरह से यूनियन टेरिटरी का जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नाम से जाने जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये हुआ, करेक्ट। और ये सब जो है एफआर 9 में आएगा, एफआर 9 में है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डिफिनीशन का पार्ट एफआर के कौन से रूल में है, तो एफआर 9 ये रेलिवेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। और हाँ, जब भी वीडियो आप देखते हैं ना तो एक रफ पेपर लीजिए, आप नोट्स मत बनाइए, रफ पेपर रखिए और उस पेन और कॉपी अपने हाथ में रखिए। और जैसे ही कोई एफआर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा होगा, या मुझे जैसे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं नोट करवा दूंगा। आप इमीडिएटली सिर्फ नोट कर लीजिएगा, अच्छा ये एफआर 9 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एफआर 9 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या है, डिफिनीशन। डिफिनीशन किस चीज का, अलग अलग टर्म जो आने वाले एफआर में यूज होगा अलग अलग रूल में, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता है कि अलॉटमेंट मतलब होता है एक लाइसेंस ग्रांट करना। किसको भाई, तो हम सब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करने के लिए, जैसे घर मिलता है ना, या गाड़ी चलाने के लिए मिल सकता है। तो जो घर हम लोग ऑक्युपाई करते हैं, जो प्रॉपर्टी को, एसेट को हम लोग ऑक्युपाई करते हैं गवर्नमेंट का, उसे अलॉटमेंट के थ्रू मिलता है। इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट जो है कैडर, कि कैडर किसको बोलते हैं, जो भी एक लेयर में, एक यूनिट में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ होता है उसको बोलते हैं कैडर, करेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस और पार्ट ऑफ सर्विस सैंक्शनड एज पर ए सेपरेट यूनिट, राइट। तो कैडर जैसे होता है ना कि आप कौन से कैडर से बिलोंग करते हो, है ना, आप कहां से बिलोंग करते हो, जैसे आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। तो जिस तरह से स्टेट का डिफिनीशन होता है ना कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी तरह से हमारे जॉब में भी कैडर का आइडेंटिफिकेशन किया गया, कौन से कैडर से है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कौन से बैच से, आईरस की बात होती है तो क्या बोलते हैं, कौन से बैच से। जो डायरेक्ट रिक्रूटेड इंस्पेक्टर होते हैं, टीए होते हैं, उनको पूछा जाता है कौन से बैच से। तो कैडर जो होता है, जैसे इंस्पेक्टर कैडर में है तो इंस्पेक्टर के टोटल स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन है उन सारे लोगों को एक तरह से कैडर, इंस्पेक्टर कैडर से बिलोंग करने वाले होते हैं, नोटिस सर्वर के कैडर से बिलोंग करने वाले होते हैं, क्लियर। तो ये कैडर होता है। अब यहां पे एक होता है कंपनसेटरी, कंपनसेटरी अलाउंस। ये ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। ये अलाउंस ऐसा अलाउंस है जो कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर है और वो क्लेम करता है कन्वेंस, है ना, कन्वेंस, तो क्या होता है एक तरह से कॉम्पनसेटरी। अब कॉम्पनसेटरी क्यों कहा जाता है, रीजन ये होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आप पहले इनकर करते हो उसके बाद आपको दिया जाता है ना।
तो इस तरह का कॉम्पनसेटरी होता है। कई बार कई सेक्शन में या कई डिपार्टमेंट में ड्रेस दिया जाता है, तो ड्रेस भी उनको कॉम्पनसेटरी के तौर पे दिया जाता है। क्लियर? तो या ट्रेवलिंग अलाउंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। उसके बाद होता है कि ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूटी मतलब जो आपको काम असाइन किया गया एज पर रूल। ये नहीं कि हमारे आपके अथॉरिटी ने जो काम दिया सिर्फ वो, बल्कि वो कि एक कैडर में, जैसे टीए के कैडर पे, इंस्पेक्टर के कैडर पे, नोटिस सर्वर के कैडर पे जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, उसके लिए सैंक्शनड या अप्रूव्ड वर्क प्रोफाइल होता है। तो वो उसी चीज को करने को बोलते हैं ड्यूटी। अब ड्यूटी ऑन होता है ना, ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी एक टर्म आता है। ऑन ड्यूटी मतलब ये हुआ कि जब उस काम को संपन्न करने के लिए, जब आप इस ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने में लगे पड़े हैं, तो वो आप ऑन ड्यूटी। इसीलिए जब कोई आदमी ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग के समय में भी वो ऑन ड्यूटी ही माना जाता है। क्लियर? ज्वाइन कर रहा है तो जो ऑन ड्यूटी। जैसे हम लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो घर से निकलते ही हम ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। और इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट ना करें कहीं पे भी रास्ते में। राइट? तो जब ट्रेनिंग में आप होते हैं, जैसे ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन करने के बाद ऑन ड्यूटी आप माने जाएंगे जब आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं। ज्वाइन करने वक्त आप तो ऑन ड्यूटी पर नहीं है, वो तो आपका कंपल्सन नहीं है, क्योंकि आपको मन करेगा तो ज्वाइन, वहां आने के बाद भी बोलोगे नहीं मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। सिंपल सा चीज है ना? तो ये चीज तो नहीं है ज्वाइनिंग। लेकिन ज्वाइन करने के बाद सपोज कीजिए कि आपको बोला गया, कोई काम नहीं बोला गया, लेकिन बोला गया जाओ कल से तुम ट्रेनिंग में जाओगे, तो दैट ट्रेनिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ड्यूटी। सो ऑन ड्यूटी यू विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद आता है कि जैसे ये है फी। कि फी क्या है? फी ऐसा चीज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर्टेन चीज के लिए दिया जाता है, टाइम टू टाइम। रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों हो सकता है ना? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। लेकिन अंतर क्या होता है, जैसे हम लोगों को पे मिलता है तो कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है ना? स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका जो है एक फंड होता है, उस फंड से सैलरी मिलता है। तो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई चीज हमें मिलता है, वो सारे के सारे जो है वो फी के तौर पे माने जाते हैं। करेक्ट? और ये यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके कंसोलिडेटेड फंड से ये पैसा नहीं आना चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा, क्वेश्चन रेज होगा कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। तो ब्रीफ आइडिया के लिए बता देता हूं, कंसोलिडेटेड फंड मतलब होता है जो हम आप टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के फंड में जो जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड होता है। इसका डिफिनीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली दिया गया है। बस आम ले भाषा में मैं आपको समझाऊं कि जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पैसा जा रहा होता है, जो शेयर मिल रहा होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सब के सब फंड जो है कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में। उसी से सुप्रीम कोर्ट के जज का या प्रेसिडेंट का सैलरी दिया जाता है। क्लियर? और लास्ट में है ऑनरेरियम। किसको बोलते हैं? तो ये भी फी की तरह होता है। ऑनरेरियम भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ऑनरेरियम। अब अंतर क्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम फी की बात कर रहे थे तो कंसोलिडेटेड फंड को क्या मैंने बोला था कि कंसोलिडेटेड फंड सीए से नहीं जाएगा, लेकिन ऑनरेरियम जब भी मिलेगा तो कंसोलिडेटेड फंड से होगा। इसलिए इसको बोलते हैं, ये भी टाइम टू टाइम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। करेक्ट? तो जस्ट लाइक सैलरी, जैसे होता है कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ तुम्हारा क्या ऑनरेरियम है, किसी काम के बदले जो कुछ दिया जाता है वो ऑनरेरियम होता है। तो ऐसे में जब कोई सिविल सर्वेंट एम्प्लॉय काम कर रहा हो और उसे कोई ऑनरेरियम के तौर पे दिया जाता है, तो वो कहां से दिया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड से। क्लियर? और लास्ट एक टर्म है लिएन, जो कि आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो सबसे पहले मतलब होता है, लिएन मतलब होता है होल्ड करने का राइट। जैसे होता है ना कि टाइटल को होल्ड करने का, पोजेशन टू राइट, है ना, पोजेशन टू टाइटल। जैसे प्रॉपर्टी आपके नाम पे है ना, तो टाइटल किसके नाम पे है?
अब टाइटल किसको पोजेस करने का अधिकार दिया गया? आपके नाम पे। तो वो क्या हुआ कि राइट टू पोजेस द टाइटल। क्लियर? मतलब आप मालिक हो। उसी तरह से लियन क्या होता है कि लियन सबऑर्डिनेट टू 100% राइट। सबऑर्डिनेट मतलब 100% राइट नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या बताया जाता है कि परमानेंट हो गए हो, लेकिन कई ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे आपको हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो लियन जो होता है एक ऐसा टेम्पोररी होल्ड होता है। टेम्पोररी मतलब ऐसा होल्ड जो कि सर्टेन पीरियड के लिए, लिमिटेड या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब रिटायरमेंट तक, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आ गया तो एज ए लियन ही आप काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पोस्ट होल्ड करता है वो लियन के तौर पे होल्ड करता है। करेक्ट? तो रेगुलर बेसिस पे आप होल्ड करते हैं एक चीज। दूसरा चीज, मान लीजिए कि आप इंस्पेक्टर हैं या टीए हैं या नोटिस सर्वर हैं या एमटीएस हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई ऐसे आदमी का डेथ हो गया या कोई वहां से ट्रांसफर हो गया और उसका काम पेंडिंग है। तो जब उसका काम आप कर रहे होते हैं तब भी एक लियन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने काम के बजाय दूसरे का काम भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो दूसरे का काम कर रहे हैं, जब तक कि उस पर परमानेंट कोई होल्डिंग ना हो, और मान लीजिए कि आपकी बोल दिया गया कि अब आप ही को करना है 3 साल तक, तो मतलब आप परमानेंटली 3 ईयर्स तक करते रहेंगे। देन ऑल्सो इट विल बी एज्यूम्ड, कहा जाएगा कि आप लियन होल्ड कर रहे हैं। करेक्ट? तो इसका मतलब हुआ कि होल्डिंग ऑन रेगुलर बेसिस आइदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ पीरियड और पीरियड ऑफ एब्सेंस। मतलब कोई टर्मिनेट हो गया, कोई एब्सेंस में है, तो सिंपली है कि हमारे आपके कलीग में कोई भी एब्सेंट हुआ, उसके बदले में अगर आप काम कर रहे हैं तो एज ए लियन हो गया। तो नॉर्मली कलीग में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन कई बार इंस्पेक्टर देखिएगा, ऑफिसर जब भी छुट्टी पे जाते हैं तो किसी को चार्ज दे के जाते हैं, तो लियन होल्डिंग होता है ना? चार्ज दे देना लियन होल्डिंग होता है फॉर सर्टेन पीरियड। क्लियर? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था, ये चैप्टर 2 का पार्ट था FR 9, जिसमें कि और भी टर्मिनोलॉजी है जो कि रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ब्रॉडर आइडिया दे रहा हूं, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या जो जो डिफिनेशनल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको क्लास के लास्ट में जब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तब आपको बता देंगे। फिलहाल ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हम गेस करते हैं क्वेश्चन वो जरूरी तो नहीं है कि वही आएगा ना, क्योंकि वी आर नॉट क्वेश्चन सेटर। तो हम लोग क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, कहीं जहां से हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा वहां से भी हो सकता आ जाए। तो एक ओवर भी हो ताकि गूगली भी आए तो हम चौका छक्का मार सकते हैं। Thank you. So stay tuned to this channel and do not forget to share, like and subscribe.